Hello everyone, welcome to Level Up Learning. My name is सिमरन गुम्बर. आज हम वाइगॉट्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं. स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन. वाइगॉट्स्की, इनका फुल नेम था ली वाइगॉट्स्की. ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे. इनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, 38 ईयर्स में ही. तो इनका जो काम था वो इनकी डेथ के बाद एक्नॉलेज किया गया था. ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे. सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब है बच्चा जब अपनी कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज करेगा उसमें सोशल इंटरैक्शंस, सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होगा. सोशल इंटरैक्शंस करके ही बच्चे की नॉलेज कंस्ट्रक्ट होगी. सोशल इंटरैक्शंस का हमारी डेवलपमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है. कल्चर, हम जिस कल्चर में ब्रॉट अप हो रहे हैं, हम जिस कल्चर में बड़े हो रहे हैं, तो वहाँ के जो रूल्स या रेगुलेशंस या वो आइडियाज फॉलो करते हैं वो हमारी लर्निंग में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे. थ्योरी, सिद्धांत. तो हम इस थ्योरी में यही पढ़ेंगे सोशल इंटरैक्शंस और कल्चर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी डेवलपमेंट पर. उसके बाद वाइगॉट्स्की ने कहा है कि लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट. लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट, जिसका मतलब है वाइगॉट्स्की कहते हैं कि पहले बच्चा लर्न करता है और उसके बाद उसकी डेवलपमेंट होती है. मतलब बच्चे ने पहले कोई चीज सीखी, उसके बाद उसकी डेवलपमेंट होती है. ऑन दी अदर हैंड पियाजे कहते हैं कि पहले डेवलपमेंट होती है, उसके बाद बच्चा लर्न करता है. तो ये वाइगॉट्स्की और पियाजे की थ्योरी का एक मेजर डिफरेंस है. उसके बाद सपोज एक बच्चा है, वो बोर्न हुआ, आपने उसे एक रूम में बंद कर दिया, खाने पीने का सामान दे देते हो, लेकिन उस बच्चे के पास ऑप्शन नहीं है किसी के साथ इंटरैक्ट करने के लिए या सोसाइटी में क्या हो रहा है या उसका कल्चर कैसा है कुछ भी जानने के लिए. तो क्या उस बच्चे की डेवलपमेंट प्रॉपर होगी? या एक बच्चा जो प्रॉपर टाइम पे स्कूल जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, बातचीत कर रहा है, उसकी डेवलपमेंट और जो बच्चा आइसोलेट हुआ है उन दोनों की डेवलपमेंट सेम होगी? नहीं. जिस बच्चे को हमने अकेले रूम में बंद कराया हुआ है, वो किसी से बात नहीं कर पाता, उसकी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगी. क्यों? क्योंकि उसने लोगों से इंटरैक्ट नहीं करा, उसको नहीं पता कि कैसे वर्ड्स बोलते हैं, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट भी नहीं होगी कि मम्मा पापा माय नेम इज, ये वो कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं. ये बच्चा इमिटेशन से सीखता है ना, एक दूसरे को देखकर कि हाँ उसने ये बोला था, तो उसको रिपीट करने की कोशिश करेगा धीरे धीरे. या किस सिचुएशन में लोग कैसे क्या कर रहे हैं वो बच्चा देख देख के हमें पता भी नहीं चलता और सीख जाता है. तो सोशल इंटरैक्शंस होना, कल्चर को समझना बच्चे की डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. वाइगॉट्स्की की थ्योरी ने एम्फेसिस करा कोलैबोरेटिव लर्निंग, मिलजुल कर लर्न करना, पीयर ट्यूटोरिंग, सेम एज के बच्चे एक दूसरे को सिखाएं, रेसिप्रोकल टीचिंग, टीचर और स्टूडेंट के बीच में होती है, असिस्टेड लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, ग्रुप लर्निंग. ये सब क्या है? जहाँ पर हम मिलजुल के एक दूसरे के साथ ग्रुप में बात करके सिचुएशन सॉल्व कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं. तो इससे क्या होगा? बच्चे की जो डेवलपमेंट होगी वो फास्ट होगी और बेटर होगी. वाइगॉट्स्की के हिसाब से 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं. सोशल इंटरैक्शंस, हमारी जैसी जैसी सोशल इंटरैक्शंस होंगी उस हिसाब से हमारी डेवलपमेंट बेटर होगी. मान लो एक बच्चा है, रूम में बैठा है, वो जिग्जो पजल सॉल्व कर रहा है. जैसे हमारी ऐसे जिग्जो पजल होती है ना, हमें जिसमें पीसेस को अरेंज करना होता है उनकी शेप के हिसाब से. तो वो जो बच्चा है वो बस ऐसे ही सारे पीसेस लेकर बैठा हुआ है और उसे सॉल्व नहीं कर पा रहा कि कहाँ क्या आएगा या किस शेप में कहाँ जाएगा. ऐसे ही उसके पीसेस हैं, वो पड़े हुए हैं, वो उसे सॉल्व नहीं कर पा रहा. तो इतने में उसके फादर आते हैं और वो उसको बताते हैं कि अगर ऐसी कोई पजल सॉल्व करनी है तो हमें पहले कॉर्नर्स और एजेस देखने होते हैं कि जहाँ पर खाली जगह है हमने वहाँ वो राउंड वाली अंदर घुसा दी, या ये जो जहाँ स्क्वायर्स के करेक्ट एजेस है वो कॉर्नर्स में लगा दिए. ऐसे हम ट्राई करेंगे, यहाँ लगाएंगे वहाँ लगाएंगे, तो हमारी पजल सॉल्व हो जाएगी. तो धीरे धीरे बच्चे को एक क्लू मिल जाता है
कि अच्छा ये पजल सॉल्व करनी है तो हमें इनके कॉर्नर्स और एजेस देखने पड़ेंगे कि कैसे सॉल्व होगी। तो फिर वो बच्चा धीरे धीरे कॉर्नर्स एजेस को देख के पजल को सॉल्व करता है और थोड़ी देर बाद उसकी वो पजल सॉल्व हो जाती है। तो क्या इसमें किसका इम्पैक्ट था? सोशल इंटरेक्शन का। उसके फादर ने आकर उसको एक क्लू दिया कि आप कॉर्नर्स और एजेस देखोगे तो आपकी पजल सॉल्व हो जाएगी। इससे क्या हुआ, जब उसको एक क्लू मिल गया, उसको एक हिंट मिल गया, तो उसने और ट्राई करा और उसकी पजल एट द एंड सॉल्व हो गई। इसके बाद कल्चर कैसे हमारी लर्निंग सेट करती है। मान लो एक बच्चा है, वो एक वेजिटेरियन फैमिली में बोर्न हुआ है, वो सिर्फ स्टार्टिंग सुनता आ रहा है कि नॉनवेज खाना गलत बात है, ये हार्मफुल होता है या हमें नहीं खाना चाहिए। तो बड़े होते होते तक ये चीज उसके माइंड में सेट हो जाएगी, उसकी ये लर्निंग परमानेंट हो जाएगी कि नॉनवेज खाना गलत बात है और ये हार्मफुल होता है। तो क्या करा, ये उसके कल्चर ने उसकी लर्निंग पे इम्पैक्ट करा कि वो जिस कल्चर में ब्रॉट अप हो रहा था, जो बात वो हर बार सुनता था, तो उसको लगेगा कि नॉनवेज खाना गलत है, हार्मफुल है। चाहे वो कोई किसी भी बंदे को खाते हुए देखेगा तो उसके माइंड में यही थिंकिंग आएगी, क्योंकि कल्चर का इम्पैक्ट पड़ता है हमारी डेवलपमेंट पर। लैंग्वेज, वाइगॉट्स्की ने कहा है हमारी सोशल इंटरेक्शंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पावरफुल टूल है लैंग्वेज। अगर हमारी लैंग्वेज पे कमांड होगी तभी हम लोगों से इंटरेक्ट कर पाएंगे, उनकी बात कुछ बोल पाएंगे, उनकी बात को समझ पाएंगे। लैंग्वेज एक टूल है हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारे पास इस पर कमांड होगी तभी हमारी बेटर लर्निंग होगी, हम चीजें समझ पाएंगे, लोगों से इंटरेक्ट कर पाएंगे। वाइगॉट्स्की ने कहा है 3 साल से पहले तक हमारी जो लैंग्वेज और थॉट होती है वो डिफरेंट होती है। मतलब हम जो सोच रहे हैं, बच्चा जो सोच रहा है, 3 साल से छोटा बच्चा जो सोच रहा है और उसकी जो लैंग्वेज है वो बोल रहा है, वो दोनों सेपरेट है, वो चीज़ें दोनों अलग अलग है। लेकिन 3 साल के बाद लैंग्वेज और थॉट दोनों इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो हमारी जो लैंग्वेज है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी डेवलपमेंट पर, कि हम किस हिसाब से डेवलप करेंगे, हमारी लैंग्वेज पर कैसी कमांड है, हम लोगों से कितनी क्लियरली अपना पॉइंट रख सकते हैं या उनकी बात को समझ सकते हैं। वाइगॉट्स्की की थ्योरी के ये कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। MQ, मोर नॉलेजेबल अदर, जो इंसान उस फील्ड में हमसे ज़्यादा जानता है और हमारी हेल्प कर सकता है, वो हमारे लिए क्या होगा? MQ, मोर नॉलेजेबल अदर। मैं डांस कर रही हूँ और मुझे एक स्टेप नहीं आ रहा, तो इतने में मेरी डांस टीचर आकर मुझे बताती है कि ये स्टेप पहले ऐसे करो फिर ऐसे करो। तो यहाँ पर वो डांस टीचर मेरे लिए क्या हुई? MKO, क्योंकि वो उस फील्ड में मुझसे ज़्यादा जानती है और उन्होंने मेरी हेल्प करी। या फिर मैं घर में कोई सम कर रही हूँ और मुझसे हो नहीं रहा, तो मेरा ब्रदर आकर मुझे बताता है कि पहले ऐड करो फिर ऐसे करो, तो उसके बाद मेरा वो सम हो जाता है। तो ये ब्रदर मेरे लिए एज अ MKO वर्क कर रहा है कि उसने मुझे समझा दिया कि ये ऐसे करना है। मैं कोई प्रोजेक्ट बना रही हूँ और मुझे नहीं पता कि पहले मैं अपना मॉडल पेस्ट कर दूँ उस पर या लिखूँ उसके बारे में, तो मेरे पेरेंट्स आकर मुझे बताते हैं कि पहले जो आपका मॉडल है उसके ऊपर पेस्ट कर दो, उसके बाद लिखो, तो फिर इससे मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर वो पेरेंट्स मेरे लिए क्या है? MKO, जो कि उस फील्ड में मुझसे ज़्यादा जानते हैं। स्कैफोल्डिंग एक तरह की टेम्परेरी हेल्प होती है, ये एक तरह का प्रोसेस है ताकि बच्चा उस टास्क को कंप्लीट कर पाए। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा घर बन रहा है और उसकी छत पर जब हम लेंटर डालते हैं तो उसके हम नीचे वो पोल्स, बल्लियों का सपोर्ट नीचे लगा कर रखते हैं थोड़े दिन के लिए, 7-8 दिन के लिए। क्यों? उसको एक टेम्परेरी हेल्प देने के लिए, क्योंकि अभी वो लेंटर कच्चा होता है, उसके अंदर पूरी हार्डनेस और वो नहीं होती। तो जब उसको प्रॉपर नीचे से टेम्परेरी हेल्प मिलती रहती है 7-8 दिन के लिए, तो वो ऊपर से पूरा सूख जाता है और हार्ड हो जाता है, तो फिर हमको उसकी टेम्परेरी हेल्प हटा लेते हैं। तो यहाँ पर वो टेम्परेरी हेल्प जो पोल्स, बलियाँ हमने उसके सपोर्ट के लिए लगाई थी, वो हमारे लिए स्कैफोल्डिंग है। स्कैफोल्डिंग एक तरह का क्लू हो सकता है। मान लो क्लास में बच्चा टेस्ट दे रहा है, आधा क्वेश्चन करके बैठ गया, तो टीचर उसको देखती है और उसके पास जाती है, तो उसको एक क्लू देती है
कि अगर ऐसे करोगे तो सॉल्व हो सकता है, तो बच्चा उस क्लू पे सोचता है और क्वेश्चन कर लेता है, या टीचर उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देती है ताकि बच्चा उसको कोरिलेट कर पाए और आंसर कर पाए, या टीचर उसको इनकरेज करती है, अरे तुम तो इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो, तुमसे कैसे नहीं हो रहा, ये तो बहुत आसान है, वो बच्चा मोटिवेट हो जाता है। या फिर आप उसको किसी बड़ा कॉन्सेप्ट है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में काट तोड़ देते हो, स्मॉलर स्टेप्स में ब्रेक कर देते हो, ताकि बच्चा धीरे धीरे उन स्मॉलर स्टेप्स को समझता जाए। तो ये जो टेम्परेरी हेल्प देते हैं, जब तक बच्चा वो टास्क इंडिपेंडेंटली नहीं कर लेता या उस टास्क में मास्टर नहीं कर लेता, वो टेम्परेरी हेल्प हमारे लिए क्या होती है, स्कैफोल्डिंग। जो कि लेकिन जो इंसान हमारी हेल्प कर रहा है, जो हमसे ज़्यादा जानता है, वो हमारे लिए होगा MKO। उसके बाद ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, ये एक बच्चा है, ये इतना काम खुद अकेले कर सकता है, लेकिन जब इसको प्रॉपर हेल्प मिलती है, प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, तो वो इतना सारा एरिया कवर करके पूरा इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। तो इसके बीच का ये जो एरिया है, ये उसके लिए क्या होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इतना काम वो खुद कर लेता है, लेकिन उसको एप्रोप्रिएट हेल्प, क्लू, एग्जाम्पल्स अगर मिलते हैं तो वो ये अपना इतना सारा काम कंप्लीट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे कुकिंग नहीं आती, तो और मुझे एक सब्जी बनानी है, तो मैंने क्या करा, मैंने प्याज, टमाटर, सब्जी सब सारा चॉपिंग वर्क करके रख लिया और मैं बैठ गई। तो मेरी मदर आके पूछती है कि आपने कोई सब्जी बनानी थी, बनाई नहीं? तो मैं बताती हूँ कि नहीं, मुझे आती नहीं, मुझे बस चॉपिंग आती थी और मैंने वो चॉपिंग करके मैं बैठ गई। तो मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। अब यहाँ पर मेरी मदर मुझे एग्जाम्पल्स देती हैं, मुझे इनकरेज करती हैं कि चल ठीक है, मैं पीछे खड़ी होती हूँ, मैं बताती हूँ कि कैसे कैसे करना है, पहले नमक डाल, मिर्च डाल, फिर सब्जी को डालो, फिर ये करो वो करो, और इतने में मेरी सब्जी रेडी हो जाती है और मैं फिर हो जाती हूँ, पहुँच जाती हूँ इस पॉइंट पर। तो जो मैंने चॉपिंग करके रखी थी और सिर्फ यहाँ पर खुद अकेले काम करा था, तो मैं यहाँ पर थी। लेकिन जब MKO, मेरी मदर, मोर नॉलेजेबल अदर, जिन्होंने मुझे स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करी, मुझे एग्जाम्पल्स देकर, मुझे इनकरेज कर कि अरे ये तो बहुत आसान काम है, तो इससे भी टफ वर्क कर लेती है, तो ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा, या एग्जाम्पल्स दिए, पहले ऐसे कर, तो इससे मेरा काम कंप्लीट हो गया और मेरी यहाँ पर आ गई, मेरी सब्जी रेडी हो गई। तो इसके बीच का ये जो एरिया है वो क्या है, वो मेरे लिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। ये काम हम खुद, ये एरिया जो हम खुद कर लेते हैं इंडिपेंडेंटली, यहाँ से लेकर जितनी हमें एप्रोप्रिएट हेल्प मिली और हमने अपना काम सॉल्व कर लिया, कंप्लीट कर लिया टास्क, इसके बीच का ये जो एरिया है, ये हमारे लिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। ये हमारी लोअर लिमिट होगी ZPD की, और ये जो है हमारी ZPD की हायर लिमिट्स होंगी, कि हम ये काम करने की कैपेबिलिटीज हैं हमारे अंदर, अगर हमें एप्रोप्रिएट हेल्प मिले। जैसे कि हम बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम आधी करके रख लेते हैं, लेकिन जब जैसे ही हमें एक अच्छा सा क्लू मिलता है या एग्जाम्पल मिलता है, हम फटाफट उस सॉल्यूशन को ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर वो क्लू हमारे लिए एज अ स्कैफोल्डिंग काम करता है, जो हमें वो क्लू दे रहा है वो हमारे लिए MKO है, और उसके बाद जो हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया और इंडिपेंडेंटली जितना करके रखा हुआ था, उसके बीच का एरिया हमारे लिए है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करा, तो उन्होंने ये 3 अलग अलग टाइप की स्पीच के बारे में बताया। सोशल स्पीच, जो कि 2 साल तक के बच्चे में आ जाती है। सोशल स्पीच जो हम सोशल इंटरेक्शंस में यूज़ करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, जैसे मान लो बच्चा स्कूल गया तो वो बता रहा है माय नेम इज़ ये, या हाउ आर यू, आई एम गुड। ये एक दूसरे से जब हम बात कर रहे हैं, उसके बीच में जो हम स्पीच यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी है सोशल स्पीच, जो कि 2 साल तक के बच्चे में आ जाती है। उसके बाद हमारी आती है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच 3 साल तक के बच्चे में आ जाती है। ये वो स्पीच है जब बच्चा अपने आप को कुछ सिखाने के लिए, अपने आप को कुछ बताने के लिए तेज बोल बोल कर बताता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक बच्चा स्कूल से घर आ रहा है और बारिश हो रही है और वो तेज तेज बोल रहा है,
अगर मैं घर से अम्ब्रेला लेकर निकला होता ना तो मैं गीला नहीं होता, या फिर उसको घर आते आते भूख लग गई तो वो सोचे, अगर मैं, तो वो बोल रहा है अगर मैं घर से 2 रोटियां ज़्यादा खाकर आया होता ना तो मुझे भूख नहीं लगती। मतलब जब अपने आप को सेल्फ डायरेक्शंस देते हैं, अपने आप को समझाने के लिए जिस स्पीच का हम यूज़ करते हैं बोलकर, मतलब उसकी आवाज़ दूसरे लोग भी सुन सकते हैं, वो होती है प्राइवेट स्पीच। उसके बाद आती है हमारी साइलेंट इनर स्पीच। ये 7 से 8 साल के बच्चे में आ जाती है। अब ये जो इस बच्चे की प्राइवेट स्पीच होती है ये इंटरनलाइज हो जाती है, मतलब बच्चा अपने आप को डायरेक्शंस देने के लिए बोलता नहीं है, बस मन में सोचता है। जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था, जो बच्चा घर आते आते सोच रहा था, बोल रहा था कि अगर मैं घर से अम्ब्रेला लेकर निकला होता तो मैं गीला नहीं होता। लेकिन अब जब उसके अंदर साइलेंट इनर स्पीच आ गई तो वो ये बात बोलेगा नहीं, बस अपने आप को समझाने के लिए मन में सोचेगा, क्योंकि उसकी स्पीच जो है वो साइलेंट हो गई और इनर हो गई, इंटरनलाइज हो गए उसके थॉट्स। तो वो मन में सोचेगा बारिश आ रही है, अगर मैं घर से अम्ब्रेला लेकर निकला होता ना तो मैं गीला नहीं होता। या अगर उसको घर जाके कुछ चीज़ बनानी है तो वो पहले ही सोच रहा है मैं पहले उसमें पानी डालूंगा, फिर उसमें मैगी डालूंगा, फिर ये होगा। तो ये अपने आप को डायरेक्शंस देने के लिए मन में सोच रहा है, ये होती है साइलेंट इनर स्पीच। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, पहले जब ये प्राइवेट स्पीच होती है, जब बच्चा अपने आप को डायरेक्शंस देने के लिए बोलता है तो उसको कई बार लगता है जब वो अपने आप को समझा रहा होता है तो इधर उधर जो लोग होते हैं उस पर हंसते हैं कि ये क्या बोल रहा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे को सोसाइटी की समझ आती है, जैसे जैसे उसको सोशल इंटरेक्शंस उसकी बेटर होती है, उसको पता चलता है सोशल रिलेशंस मेंटेन करने हैं, तो उसकी वो स्पीच साइलेंट इनर स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है। अब वो चीज़ें वो बोलकर नहीं, बस अपने मन में उनको सोच लेता है कि हाँ मुझे ये करना है वो करना है, अब वो उन चीज़ों को बोलता नहीं है। ये जो प्राइवेट स्पीच का कॉन्सेप्ट है ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने ये लैंग्वेज डेवलपमेंट में देखा है जिनकी प्राइवेट स्पीच, ये जो सेल्फ इनर स्पीच बाद में बड़े होते तक बन जाती है, जिनकी ये स्ट्रॉन्ग होती है वो लोग अपनी बात रखने में या कुछ अपना व्यू पॉइंट बताने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके थॉट्स में क्लैरिटी होती है। वाइगॉत्स्की फर्स्ट ऐसी साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने प्राइवेट स्पीच की बात की है। उसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट में वाइगॉत्स्की हमें बताते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, तो हम सीखते हैं कि हमें लैंग्वेज को कैसे यूज़ करना है, किसके साथ यूज़ करना है, किन वर्ड्स का यूज़ करना है, कैसे सेंटेंस बनाना है। जैसे पहले बच्चा सिर्फ बोलता है मम्मा पानी, लेकिन धीरे धीरे बोलता है मुझे पानी पीना है। ये क्या होते हैं? ये प्रैग्मेटिक्स ऑफ लैंग्वेज होते हैं कि लैंग्वेज को कैसे फॉर्म करना है ताकि सामने वाला पर्सन उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। वाइगॉत्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी ने किस चीज़ पर एम्फसाइज किया? कोलैबोरेटिव लर्निंग, मतलब बच्चे कोलैबोरेट करके सीखेंगे। कोलैबोरेशंस में, ग्रुप्स में, बच्चों के ग्रुप्स बना दो जहाँ वो सोशल इंटरेक्शंस करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, जो चीज़ समझ नहीं आ रही दूसरे से पूछेंगे, कोलैबोरेट करके सीखेंगे। असिस्टेड लर्निंग, असिस्टेड लर्निंग में मतलब टीचर एक असिस्ट करेगी बच्चे की लर्निंग को। ये एक तरह की स्ट्रैटेजिक हेल्प होती है जो स्टार्टिंग में हम हेल्प प्रोवाइड करते हैं और धीरे धीरे उस हेल्प को कम करते जाते हैं और एट द एंड हम उस हेल्प को हटा देते हैं जब बच्चा मास्टर कर लेता है उस स्किल में। असिस्टेड लर्निंग। पीयर ट्यूटरिंग, सेम एज के बच्चे जैसे होते हैं वो एक दूसरे को पढ़ाएंगे। मान लो एक बच्चे का मैथ्स अच्छा है, दूसरे बच्चे की इंग्लिश अच्छी है, तो जिसका मैथ्स अच्छा है वो दूसरे को मैथ्स पढ़ा देगा, जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो दूसरे को इंग्लिश पढ़ा देगा। मतलब बच्चे एक दूसरे को पढ़ा देंगे। इससे क्या होता है, पीयर ट्यूटरिंग में बच्चे सेम एज के होते हैं और अपने वो फ्रेंड्स के साथ इतना झिझकते नहीं है, काफ़ी ओपन अप होते हैं, तो उनको जो डाउट्स होते हैं या जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो ईजिली वो डिस्कस कर पाते हैं। तो इसलिए उनकी थ्योरी ने पीयर ट्यूटरिंग पे भी फोकस करा। उसके बाद रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग ये एक तरह की टीचिंग है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, जहाँ पर टीचर ऐसी सब स्किल्स, इन 4 सब स्किल्स पर काम करवाती है ताकि बच्चों की लर्निंग बेटर हो। मान लो बच्चे को एक असाइनमेंट दे दिया, अब उसको क्या करना है, सबसे पहले उसको समराइज करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के निकाल के नीचे समरी बनानी है,
उसके अंदर से क्वेश्चंस फॉर्म करने हैं, क्लैरिफाई करने हैं कि उसके क्वेश्चंस से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, या फिर उस टेक्स्ट से उसको कि आगे क्या आएगा या क्या होगा, क्या हो सकता है। तो ये क्या है, रेसिप्रोकल टीचिंग में टीचर इन 4 सब स्किल्स पर फोकस करती है बच्चों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ग्रुप लर्निंग, वही बच्चों को ग्रुप डिस्कशंस में इन्वॉल्व करो, ग्रुप प्रोजेक्ट्स दो ताकि वो एक दूसरे के साथ रहकर सीखें। अब हम इस थ्योरी के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। पेरेंट्स और टीचर्स को कोग्निटिव स्टिमुलेटिंग लैंग्वेज यूज करनी चाहिए बच्चों के साथ। ये लैंग्वेज बच्चों की रीजनिंग पावर, एनालाइजिंग पावर को इन्हांस करने में हेल्प करती है, जिससे कि उनकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो ब्रॉडन अप हो सके और उनकी डेवलपमेंट बेटर हो। प्रोवाइड चैलेंजिंग टास्क, बच्चों को चैलेंजिंग टास्क दो जिसमें वो कॉम्पिटिटिवली ज़्यादा इंटरेस्ट ले, क्योंकि बच्चों को अगर आप कुछ छोटी सा कोई चीज़ दे दोगे तो उनमें उनको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जब उनको आप चैलेंजिंग टास्क दोगे तो वो इंटरेस्ट लेके फुल डेडिकेशन के साथ उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फोकस ऑन डेमोन्स्ट्रेशंस, बच्चे देखकर बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, तो हम जब भी उन्हें कुछ सिखा रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, तो पहले हम अच्छे से उनको डेमोन्स्ट्रेट करें कि कैसे क्या करना है, किस चीज़ का क्या यूज़ है। प्रोवाइड ऑथेंटिक एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, आप अगर बच्चे को कोई एग्जाम्पल दे रहे हो किसी चीज़ से रिलेटेड तो वो ऑथेंटिक होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए, और उनकी रियल लाइफ से जुड़ा होना चाहिए, जिससे कि बच्चा रिलेट कर पाए और ताकि उसको वो ज़्यादा टाइम के लिए रिटेन कर पाए अपने माइंड में। तो यहाँ पर हमारी वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।